बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम नीट प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के लिए लेकर आया है लाइव डिजिटल क्लासेस ऑन यूट्यूब चैनल, प्री रिकॉर्डेड क्लास, क्लासरूम वीडियो, स्पेशल सेशन, चैट रूम। घर बैठे पूछिए सवाल, रिवीजन भी आसान। लॉकडाउन में सुनहरे सपनों को दे नई उड़ान। बायोम नगराटोली और हिंडून रांची, एडमिशन गोइंग ऑन। बायोम लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्री मेडिकल एग्जाम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग पढ़ रहे थे अबाउट एनाटॉमी ऑफ लीफ, और इसमें हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि व्हाट इज स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ डाइकॉट लीफ। और डाइकॉट लीफ में जो आपने समझा है अब तक वो कुछ ऐसा था कि जो डाइकॉट लीफ हैं वो मेन एक्सिस पे नियरली परपेंडिकुलर लगे रहते हैं, जबकि मोनोकॉट लीफ जो हैं वो मेन एक्सिस के नियरली पैरेलल लगे होते हैं। डाइकॉट लीफ में आइदर साइड्स में ग्रीन कलर का इंटेंसिटी सेम होता है। डाइकॉट लीफ में ग्रीन कलर का इंटेंसिटी वेरिएबल रहता है। जो अपर साइड है वो डार्क ग्रीन रहता है, जबकि लोअर साइड लाइट ग्रीन रहता है। हमने ये भी देखा है कि जो लोअर साइड है लीफ का उसे आप डोर्सल साइड कहते हैं, उसे आप अबैक्सियल साइड कहते हैं। जो अपर सरफेस है लीफ का उसे आप वेंट्रल सरफेस कहते हैं, उसे आप अडैक्सियल सरफेस कहते हैं। यानी आपने जो समझा है अब तक वो कुछ ऐसा था कि डाइकॉट लीफ का जो डोर्सल सरफेस है यानी जो अबैक्सियल सरफेस है यानी जो लोअर सरफेस है वो लाइट ग्रीन दिखता है, जबकि जो अपर सरफेस है यानी जो वेंट्रल सरफेस है यानी जो अडैक्सियल सरफेस है वो डार्क ग्रीन दिखता है। साथ में हमने ये भी देखा कि जो स्टोमेटा है वो गैसियस एक्सचेंज के साथ साथ ट्रांसपिरेशनल लॉस ऑफ वाटर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसपिरेशन ज्यादा हो तो पौधे को नुकसान है। इसी कारण से आपने देखा कि डाइकॉट लीफ जो कि एक्सिस पे परपेंडिकुलर लगा रहता है, यानी जहां पे लाइट ऊपर से पड़ने वाला है, वहां फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमेटा इज मोर टुवर्ड्स लोअर साइड। और ऐसे लीफ को कहते हैं आप हाइपोस्टोमेटिक लीफ। क्या कहते हैं आप इसे? आप कहते हैं हाइपोस्टोमेटिक लीफ। जब हमने उसका एनाटॉमी देखा तो आपने देखा कि दोनों साइड जो लीफ का है उसमें एपिडर्मिस है। एक में आपने कहा अपर एपिडर्मिस है, नीचे वाले कहा आपने लोअर एपिडर्मिस है। चाहे वो अपर एपिडर्मिस था या फिर लोअर एपिडर्मिस था, दोनों में आपने देखा क्यूटिकल है। हाँ, ये अलग बात है कि जो अपर सरफेस है यानी जो डायरेक्टली लाइट से एक्सपोज हो रहा है वहां क्यूटिकल थिक है, नीचे में थिन है क्योंकि जरूरत नहीं है उतना, लेकिन क्यूटिकल तो दोनों जगहों पे है। आप ऐसे याद रखिएगा कि जो भी एक्सपोज्ड प्लांट पार्ट होते हैं जहां से ट्रांसपिरेशन हो सकता है, ट्रांसपिरेशन को कम करने के लिए दोज प्लांट पार्ट्स व्हिच आर एक्सपोज्ड आर हैविंग कवरिंग ऑफ क्यूटिकल। चाहे वो लीफ का कवरिंग देख रहे हो आप या फिर आप स्टेम देख रहे थे, सब में आपने बाहर में क्यूटिकल बनाया था। तो यहां अपर और लोअर एपिडर्मिस देखा आपने, दोनों में आपने क्यूटिकल देखा। स्टोमेटा नीचे की तरफ ज्यादा था। और क्या देखा आपने? तो आपने ये देखा कि अपर एपिडर्मिस के ठीक नीचे जो मेसोफिल टिश्यूज हैं वो नाम आता है उनका पैलिसेड पेरेन्काइमा कहते थे आप, पैलिसेड सेल्स कह रहे थे आप। वो सेल्स का फीचर क्या है? तो दो सेल्स आर एलोंगेटेड यानी वो कॉलमनर शेप के हैं, नियरली टाइटली पैक्ड हैं, एंड दे आर हैविंग मोर नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट देन स्पॉन्जी पेरेन्काइमा व्हिच इज प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। जहां पैलिसेड पेरेन्काइमा कॉलमनर नेचर का था, वहीं स्पॉन्जी पेरेन्काइमा कैसा होता है? नियरली स्फेरिकल या फिर ओवल शेप का हुआ करता है। जहां पैलिसेड पेरेन्काइमा टाइटली पैक्ड है, ये कैसा है? लूजली अरेंज्ड है। जहां पैलिसेड पेरेन्काइमा में ज्यादा क्लोरोप्लास्ट हुआ करता है, यहां क्लोरोप्लास्ट का नंबर कम था। चूंकि आप देख रहे हैं कि अपर एपिडर्मिस की तरफ
पैलिसेड पैरेन्काइमा है, नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है, जो कि मॉर्फोलॉजिकली बिल्कुल डिस्टिंक्ट हैं, इसीलिए आपने कहा यहां पे डॉर्सल और वेंट्रल साइड एनाटॉमी के हिसाब से भी क्लियरली विजिबल है, आपने कहा ये डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहलाते हैं। ये जो मेसोफिल टिश्यू था विच वाज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पैरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइमा रिप्रेजेंट्स ग्राउंड टिश्यू, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? ग्राउंड टिश्यू ऑफ लीफ को रिप्रेजेंट करता है। हमने बंडल शीथ यानी जो वस्कुलर बंडल था जिसमें जाइलम फ्लोएम देखे आप, जाइलम वाज टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, फ्लोएम वाज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। इसको और फाइन करें तो आपने कहा प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स अपर एपिडर्मिस, मेटाजाइलम इज टुवर्ड्स लोअर एपिडर्मिस। बंडल को कहा आपने कॉन्जॉइंट है, कोलेटरल है। अब ये जो बंडल शीथ है ये कैसा है? पैरेन्काइमेटस बंडल शीथ है, लेकिन बंडल शीथ के ठीक ऊपर, सॉरी वस्कुलर बंडल के ठीक ऊपर और नीचे आपने देखा पैरेन्काइमेटस कुछ सेल्स हैं जो कि टाइटली पैक्ड हैं, उसे आपने कहा बंडल शीथ एक्सटेंशन। क्या कहा? बंडल शीथ एक्सटेंशन, जो कि पैरेन्काइमेटस है या फिर हो सकता है कोलेनकाइमेटस भी हो, लेकिन मेनली कैसा होता है? वो पैरेन्काइमेटस होता है, जो कि बाकी पैलिसेड और स्पॉन्जी के रेस्पेक्ट में टाइटली पैक्ड होते हैं। ये बंडल के ठीक ऊपर और नीचे प्रेजेंट थे अपने डायग्राम में। अब अगर आप डाइकोट लीफ को तोड़ें और आप लाइट के अगेंस्ट उसको देखें ऐसे, तो आपको दिखेगा वहां पे वेन्स का अरेंजमेंट बिल्कुल हाईली प्रोफ्यूजली ब्रांच्ड है। दैट टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ वेन्स which is profusely branched and is forming network, उसे कहते हैं reticulate venation। Arrangement of vein in a leaf is known as venation, और वैसा venation जो कि highly branched हो उसे कहते हैं आप reticulate venation। आप किसी भी डाइकोट लीफ को आपके आसपास आम है या फिर अमरूद है, किसी भी डाइकोट प्लांट को आप देखें, उसके लीफ को आप लाइट के अगेंस्ट रख करके देखें तो वहां क्लियरली दिखेगा कि क्या होता है आखिर रेटिकुलेट वेनेशन। यानी जो रेटिकुलेट वेनेशन है उसमें एक प्रोमिनेंट सा मिडरिब होगा, उससे पतला उसके वेन्स होंगे और उससे भी फाइन उसके फर्दर ब्रांचिंग्स ऑफ वेनलेट्स कहते हैं वो होंगे। मैंने कहा मिडरिब प्रोमिनेंट दिखता है आपको किसी डाइकोट लीफ में, उसका जो ब्रांचिंग है वो उससे पतला है, उसका ब्रांचिंग और उससे पतला है। हमने पहले समझा हुआ है कि ये जो मिडरिब है या फिर वेन्स हैं वो क्या है आखिर? वो जाइलम फ्लोएम है उसके अंदर, यानी वो वस्कुलर बंडल है, एक तरह से वस्कुलर सिलेंडर है एक तरह से वो। चूंकि रेटिकुलेट वेनेशन है जहां पे एक प्रोमिनेंट सा मिडरिब है, उसका ब्रांच वेन्स हैं, उसके ब्रांचेस वेनलेट्स हैं जो कि अलग अलग डायमीटर के होते हैं। इसीलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल रहा है यहां पे जो कि डिस्कस नहीं किया हमने कल, कि डाइकोट लीफ में जो वस्कुलर बंडल्स मिलते हैं दे आर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज। दे आर ऑफ नॉन यूनिफॉर्म साइज, यानी कोई बड़ा है कोई छोटा है। कारण क्या है? रेटिकुलेट वेनेशन है, क्योंकि मिडरिब का देखेंगे बंडल तो बड़ा साइज का होगा, उसके ब्रांच का देखेंगे तो थोड़ा साइज में छोटा होगा, उसके ब्रांच को देखेंगे तो और छोटा होगा। तो वस्कुलर बंडल्स वर ऑफ अनइवन साइज इन केस ऑफ डाइकोट। तो ये था डाइकोट लीफ के बारे में। अब आते हैं हम लोग जरा मोनोकोट लीफ को डिस्कस करते हैं, और ये लास्ट सेगमेंट है। इसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ, जो कि लास्ट पार्ट होगा इस चैप्टर का। अब ये अगर मैंने कहा मोनोकोट लीफ है तो ऑब्वियस सी बात है ये रहा अपर एपिडर्मिस, जैसे डाइकोट में था वैसे ही ये रहा लोअर एपिडर्मिस। अब अगर मैंने कह दिया लोअर पार्ट है, तो अगर ये लोअर पार्ट है तो आप जानते हैं ये डोर्सल पार्ट है, यानी ये अबैक्सियल पार्ट है, जिसे आप कह सकते हैं अबैक्सियल साइड है। यानी इसे क्या कह सकते हैं आप? तो ये अपर साइड है, अपर सरफेस है। और क्या कह सकते हैं? ये वेंट्रल सरफेस है, एंड यू कैन से दिस इज अडैक्सियल सरफेस। तो कुछ भी नया नहीं मिला है आपको, ये सब पुरानी बातें ही हैं। ये चूंकि मोनोकोट लीफ है जहां आपने कहा स्टोमेटा का फ्रीक्वेंसी आइदर साइड्स में सेम रहता है, यानी ये रहा स्टोमेटा, ये रहा सब स्टोमेटल कैविटी।
सबस्टोमेटल कैविटी, कैविटी है, यहां पे सेल्स नहीं दिख रहे हैं। ये जो रेड से दिख रहा है ये है बंडल शीथ एक्सटेंशन, जैसे कि वहां भी था, लेकिन वहां पे मैंने कहा था कि पेरेन्काइमेटस होता है यूजुअली, लेकिन ये कैसा होता है, दिस इज स्क्लेरेन्काइमेटस इन नेचर। बंडल शीथ वहां भी था, बंडल शीथ एक्सटेंशन वाज देयर इन डाइकोट लीफ एज वेल, लेकिन दैट वाज पेरेन्काइमेटस इन नेचर। इन सम केसेस कैन बी कोलेन्काइमेटस, बट मेनली इट वाज पेरेन्काइमेटस, जबकि यहां पे कैसा है, ये स्क्लेरेन्काइमेटस नेचर का है। ये जो आपको मेसोफिल टिश्यू दिख रहा है ये सिर्फ क्या है, स्पॉन्जी पेरेन्काइमा है। यानी यहां से आपको लाइन क्लियर हो रहा है कि डाइकोट लीफ में ग्राउंड टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड, मेसोफिल टिश्यू इज डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड पेरेन्काइमा एंड स्पॉन्जी पेरेन्काइमा, जबकि यहां जो ग्राउंड टिश्यू है, यहां जो मेसोफिल टिश्यू है, ये डिफरेंशिएट नहीं हुआ है, यहां सिर्फ एक तरह के ही सेल्स हैं, स्पॉन्जी पेरेन्काइमेटस सेल्स हैं यहां पे। चूंकि दोनों तरफ यही सेल्स हैं, यानी क्लोरोप्लास्ट का नंबर जितना इन सेल्स में है उतना ही यहां पे है, इसीलिए इंटेंसिटी ऑफ ग्रीन कलर इज नियरली सेम फ्रॉम आइदर साइड्स। इधर से भी देखें तो उतना ही ग्रीन है, इधर से भी देखें तो उतना ही ग्रीन है। एनाटॉमी के हिसाब से देखें तो क्या अगर मैं ये ना लिखता तो आप पहचान पाते क्या कि कौन सा डोर्सल कौन सा वेंट्रल? नहीं पहचान पाते, क्योंकि दो ये बिल्कुल सिमेट्रिक है। इधर से देखें या फिर इधर से देखें बिल्कुल बराबर दिख रहा है आपको एनाटॉमी के हिसाब से, तो अगर लेबलिंग नहीं किया हुआ है तो। यानी ये कैसे लीफ हैं? दीज आर आइसोबाइलेटरल लीफ। जैसे डाइकोट लीफ डॉर्सिवेंट्रल यानी बाइफेशियल लीफ थे, वैसे ही ये आइसोबाइलेटरल यानी इक्विफेशियल लीफ्स हैं। जैसे वो हाइपोस्टमेटिक लीफ थे, ये एम्फीस्टमेटिक लीफ हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टोमेटा इज नियरली सेम ऑन आइदर साइड्स। ठीक बात है। तो ये है मोनोकॉट लीफ का एनाटॉमी। अब जैसे मैंने समझाया आपको कि डाइकोट लीफ को देख रहे हैं आप, तो वहां यू विल बी गेटिंग रेटिकुलेट वेनेशन। वेनेशन क्या है, कितने टाइप का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन एग्जैक्टली क्या है, डिटेल में अगर आपको जानना है तो बिल्कुल अपने आप को शांत कीजिए। इतना क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी वहां आपको यही सब पढ़ने का है। अभी जितना मैंने कहा है उतना ही बस क्लियर होना चाहिए कि कैसा होता है रेटिकुलेट वेनेशन। अब एक और होता है दूसरा, पैरेलल वेनेशन। अगर आप मोनोकॉट लीफ देख रहे हैं तो वहां यू विल बी गेटिंग पैरेलल वेनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैंने कहा एक लीफ है, यहां एक प्रोमिनेंट सा मिडरिब है, इसका ब्रांचिंग तो है, ये मैं ब्लैक से दिखा रहा हूं, इसका ब्रांचिंग तो है लाइक दिस 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 लाइक दिस। ये ब्लू से जो दिख रहा है बीच में वो क्या है, इसका मिडरिब है, ब्लैक से बनाया है वो इसका ब्रांचिंग है। अगर ऐसे ही अपन कोई डाइकोट लीफ को देखें तो डाइकोट लीफ का अगर आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर, तो ये रहा ब्लू से यहां पे इसका मिडरिब, और इसमें जो ब्रांचिंग दिखा रहा हूं मैं, ये रहा इसका ब्रांच, ये रहा इसका ब्रांच, ये रहा इसका ब्रांच, ये रहा इसका ब्रांच। अब इसका जो ब्रांच है वो प्रोफ्यूजली यहां पे हाईली ब्रांच्ड है, कोई फिक्स पैटर्न में ब्रांचिंग यहां पे नहीं है, दिस इज हाईली ब्रांच। तो आपने कहा ये कैसा वेनेशन है, दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन। तो डाइकोट लीफ को देखेंगे तो आपको ऐसा कुछ कुछ दिखेगा स्ट्रक्चर, जबकि मोनोकॉट को देखें तो ऐसा दिखेगा स्ट्रक्चर। जैसे आप ऑब्जर्व कीजिए अपने आसपास, बनाना ट्री को तो देखे ही हैं आप, जब भी कभी उसके लीफ को आप टूटा हुआ यानी लीफ मार्जिन जो है, यानी ये जो पार्ट इसको टूटा हुआ देखे हैं आप, तो बिल्कुल सीधा एक लाइन से टूटता है, सीधा टूटता है। आप किसी डाइकोट लीफ को लेकर के घंटों भर बैठे रहें और सोचें कि बिल्कुल सीधा उसको तोड़ दें, यानी इसको अगर मैं इसको पकड़ के ऐसे तोड़ना चाहूं तो बिल्कुल सीधा तोड़ लेने का है मुझे, नहीं टूट पाएगा। क्यों? क्योंकि वो टूटे किसके अलोंग टूटेगा, इसके वेन्स और मिलेट्स के अलोंग टूटेगा वो। लेकिन वो कैसे हैं, हाईली ब्रांच्ड हैं, स्कैटर्ड है, रैंडम है, ब्रांच्ड है।
जबकि यहां पे कैसे थे, बिल्कुल पैरेलल, तो ये टूटेगा भी कैसे, ऐसे। आप जब देखेंगे बनाना लीफ को तो बिल्कुल सीधा टूटा हुआ रहता है, चाहे आप कभी तोड़ेंगे भी तो सीधा टूटेगा, वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं टूटेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे वेनेशन कैसा है, पैरेलल, यहां पे कैसा है, रेटिकुलेट। यानी फिर से मैं कहूंगा, ये हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी पढ़ते टाइम, फिलहाल जितना काम था मैंने आपको समझा दिया है कि मोनोकॉट लीफ में होता है पैरेलल वेनेशन, डाइकॉट लीफ में मिलता है यूजुअली रेटिकुलेट वेनेशन। रेटिकुलेट वेनेशन मतलब आप देखेंगे एनाटॉमी को तो वहां इसके बंडल्स बड़े साइज के दिखेंगे, इसका देखें तो थोड़ा छोटा मिलेगा, इसका देखें तो और छोटा मिलेगा, इसका देखें तो और छोटा मिलेगा। जितना ज्यादा ब्रांचिंग होगा उसका ही उतना ही वो डायमीटर में कम होता जाएगा। जबकि पैरेलल में देखेंगे आप तो वर्सुलर बंडल्स आर ऑफ यूनिफॉर्म साइज। यहां सब कैसे दिखने वाले हैं आपको, यूनिफॉर्म साइज के बंडल्स दिखने वाले हैं। हालांकि यहां भी आप देख रहे हैं कि जाइलम ऊपर की तरफ है, फ्लोएम नीचे की तरफ है, यहां भी वैसे ही पेरेन्काइमेटस बंडल शीथ है चारों तरफ, लाइक डाइकॉट लीफ। तो वहां कोई अंतर नहीं है। मेन डिफरेंस है स्टोमेटा के डिस्ट्रीब्यूशन में, मेन डिफरेंस है इनके ग्राउंड टिश्यू में, अदरवाइज दोनों मोरलेस एक जैसे ही होते हैं। ये था अबाउट एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट लीफ। अब कुछ लीफ के बारे में कुछ एडिशनल पॉइंट्स हम लोग देख लेते हैं। यहां मोनोकॉट लीफ और डाइकॉट लीफ तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन कुछ एडिशनल पॉइंट्स हैं जो कि लीफ के बारे में आपको ध्यान रखना चाहिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अलग हटके पॉइंट्स जो कि आपको याद रखना चाहिए। और सारे के सारे पॉइंट्स कैसे हैं, स्टामक वाले हैं। मैं पहले ही इस हेडिंग को ही स्टामक कर दे रहा हूं, आप कह सकते हैं गोल्डन पॉइंट्स हैं ये सारे। क्या है, तो सबसे पहला जो मैं पॉइंट कह रहा हूं वो ये कि अगर आप देख रहे हैं नीरियम को, नीरियम जिसे आप कहते हैं हिंदी में कनेर कहते हैं, कनेर का फूल या फिर कई बार कनैली कहते हैं रीजनल लैंग्वेजेस में इसे, जिसका येलो कलर का फ्लावर रहता है। हालांकि अब तो अलग अलग कलर के फ्लावर्स भी आते हैं, लेकिन येलो कलर के फ्लावर्स देखे होंगे फ्रीक्वेंटली, कनेल, जिसमें लीफ को तोड़ते हैं तो व्हाइट सीक्रेशन निकलता है आपको, तो बहुत फ्रीक्वेंटली मिलने वाला पौधा है। तो नीरियम जो है इसमें अपर हो या फिर लोअर एपिडर्मिस हो, दोनों को देखेंगे आप तो बोथ अपर एंड लोअर एपिडर्मिस आर मल्टी लेयर्ड। इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ नीरियम जो अपर और लोअर एपिडर्मिस है लीफ का, दोनों कैसे हैं, मल्टी लेयर्ड हैं। ये अनयूजुअल हो गया। आप अब तक क्या देखे आए थे कि अब तक आपने देखा है ये कि एपिडर्मिस जो है वो पेरेन्काइमेटस हुआ करता है, सेल्स लिविंग होते हैं, सेल्स यूजुअली बैरल शेप के होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं और सिंगल लेयर्ड होते हैं। ऐसा ही देखते आए हैं वो, आप चाहे रूट का था, चाहे स्टेम का था या फिर लीफ का था। यहां मैं कह रहा हूं कि नीरियम में जो दोनों एपिडर्मिस हैं लीफ के वो कैसे हैं, मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस इज फाउंड देयर। जो नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट है वो ये कि अगर आप फाइकस को देख रहे हैं, फाइकस मतलब एक जीनस कह दिया मैंने, इसी में फाइकस बेंगालेंसिस यानी बैनियन ट्री आ जाएगा, फाइकस लिजियोसा यानी पीपल आ जाएगा, इसी में फाइकस इलास्टिका आ जाएगा जो कि इंडियन रबर प्लांट है। तो ये मैं पूरा एंटायर जीनस को ही एड्रेस कर रहा हूं मैं। यहां मैंने कहा फाइकस को देखें आप तो जो अपर एपिडर्मिस है, दैट अपर एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड। हालांकि यूजुअली आपका काम इतने से बन जाता है कि फाइकस एंड नीरियम लीफ आर हैविंग मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस, लेकिन आप एक कदम आगे ध्यान रखिए कि नीरियम में दोनों एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड हैं, जबकि फाइकस में सिर्फ अपर एपिडर्मिस मल्टी लेयर्ड है, लेकिन है तो दोनों में मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस। और क्या याद रखने का है, तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये कि इन केस ऑफ ग्रासेस एंड इक्विसिटम, इक्विसिटम तो पहले आ चुका है, मैं उम्मीद करता हूं आपको याद होगा, बट स्टिल मैं बोल देता हूं। इक्विसिटम एक टेरिडोफाइट है जो हमने पढ़ा था, वेसल्स में आया था ये। तो ग्रासेस में और इक्विसिटम में जो लीफ का एपिडर्मिस है वहां आपको सिलिका का डिपोजिशन मिलता है। किसका डिपोजिशन मिलता है? सिलिका का डिपोजिशन आपको देखने को मिलता है
इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रासेस एंड इक्विसिटम, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और अगर पुरानी बात करूं तो मैंने आपको बताया है कि जो फाइकस है उसके एपिडर्मिस में आपको मिल रहा था कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन? कैल्शियम कार्बोनेट का डिपोजिशन। मैं रिपीट कर रहा हूं लेकिन मैं फटाफट बोल रहा हूं कि मैंने पहले बता दिया है आपको। तो मैंने समझाया है आपको कि फाइकस के अंदर जो एपिडर्मिस है, दैट एपिडर्मिस ऑफ लीफ ऑफ फाइकस इज हैविंग grape like deposition of calcium carbonate. That deposition of that grape like deposition of calcium carbonate is known as cystolith, and that cell which is having this deposition, that cystolith is known as lithocyte और lithocyst कहते हैं आप। फाइकस का वो सेल जिसमें सिस्टोलिथ है उसे आप लिथोसाइट या फिर लिथोसिस्ट कहते हैं। पुरानी बात है, मैंने समझाया हुआ है आपको। वैसे ही अगर हम लोग बात करते हैं अबाउट कैल्शियम ऑक्जेलेट, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट भी आपको कई जगह देखने को मिलता है। जैसे आइकॉर्निया की बात करें अपन, तो जो आइकॉर्निया है उसमें आपको निडल शेप का कैल्शियम ऑक्जेलेट का डिपोजिशन देखने को मिलता है। वो भी आपको ध्यान रखना चाहिए, जिसे आप नाम दिए हैं पहले, रेफाइड्स का नाम आप दिए थे। तो ध्यान रखिएगा, CaCO3 भी मिलता है कहीं पे, कैल्शियम ऑक्जेलेट भी मिलता है कहीं पे, और ये कहीं पे कहां तो मैंने पहले भी बताया है, अभी भी मैंने बता दिया है। हालांकि कैल्शियम ऑक्जेलेट और भी कई जगहों पे मिलता है, जैसे एलोकेसिया है, कैलोकेसिया है, लेकिन ध्यान रखने का है, अभी मैंने फिर से बोला है, वो एग्जाम्पल दिया है मैंने आइकॉर्निया। जो पहले बोला वो तो याद रखने का ही है, अभी जो बोल रहा हूं तो फिर उसी का रेप्लिकेशन है। ये जो 6th पॉइंट है वो ये, जो मैं कहूंगा इन सारे गोल्डन पॉइंट्स में से भी ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, और वो है अबाउट बुलिफॉर्म सेल्स। कहते हैं उसे आप मोटर या फिर कहते हैं बुलिफॉर्म सेल्स का नाम आप देते हैं, और ये आपको समझना होगा ढंग से। कुछ मोनोकॉट हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेज है, या फिर पोआ है, या फिर एग्रोपाइरॉन है। ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, देख रहे होंगे आप, सबके सब क्या हैं, दे ऑल आर मोनोकॉट। ये सब मोनोकॉट हैं, ये सब पोएसी के मेंबर्स कह सकते हैं आप। ये रहा पोएसी। तो मैं कह रहा हूं कि कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मोनोकॉट के पोएसी फैमिली यानी ग्रास फैमिली में आते हैं। कौन कौन है वो? तो मेज है, पोआ है, या फिर एग्रोपाइरॉन मैंने नाम बोला है अभी। इनके अपर एपिडर्मिस की तरफ ध्यान रखिएगा, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ दिस प्लांट्स, सेल्स ऑफ, मैं पहले लैंग्वेज बोल रहा हूं फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इन केस ऑफ दिस प्लांट्स विच आर मेंबर ऑफ ग्रासेस, cells of upper epidermis present just above vascular bundle are thin walled, balloon shaped, large in size and empty cells known as motor or bulliform cells। क्या कहा मैंने? तो अगर मैंने कहा कि ये इन प्लांट्स का ये स्ट्रक्चर है, तो ये रहा इनका वस्ट्रल बंडल। इसके ठीक ऊपर जो मैंने कहा एपिडर्मिस, ये तो आप लीफ को ऐसे काट के देख रहे थे ना। अगर हम लोग लीफ को पूरा इंटैक्ट है, इस बार काटे नहीं है अपन, ये पूरा का पूरा एक मोनोकॉट लीफ है, वो मान लो पोआ का है। तो ये रहा अपने पास लीफ, ये बीच में रहा इसका मिडरिब। तो मिडरिब के ठीक ऊपर जो एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ये अगर बीच में आपने कहा मिडरिब, तो मिडरिब तो बीच में हो रहता है ना, उसके ऊपर में एपिडर्मिस है। तो मैंने कहा है सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस, लोअर नहीं अपर एपिडर्मिस, लाइंग जस्ट एबव मिडरिब। मिडरिब के ऊपर के जो सेल्स हैं एपिडर्मिस के, वो कई जगहों पे कैसे हो जाते हैं,
बलून शेप के हो जाते हैं, थिन वॉल्ड रहते हैं वो, एम्प्टी रहते हैं वो, बलून शेप के रहते हैं वो, नाम क्या देते हैं आप उन्हें? मोटर या फिर बुलिफॉर्म सेल्स नाम आप देते हैं। वो पैचेज में दिख रहे हैं, यानी अगर मैंने कहा ये इस तरह से मिडरिब था तो कुछ सेल्स यहां के, कुछ सेल्स यहां के, कुछ सेल्स यहां के, कुछ सेल्स यहां के, बलून शेप के हो गए हैं। बाकी एपिडर्मल सेल्स से बड़े हो गए हैं, इनके अंदर कुछ भी नहीं है, यानी एम्प्टी सेल्स हैं, नाम दिया है आपने मोटर या फिर बुलिफॉर्म सेल्स। क्या करते हैं ये? तो ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ, यानी ये अगर लीफ है तो इस लीफ को तरफ मोड़ने के रिस्पॉन्सिबल कौन है? ये मोटर या फिर बुलिफॉर्म सेल्स रिस्पॉन्सिबल है। और इसलिए इनका नाम भी है मोटर या फिर बुलिफॉर्म सेल्स, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, फिर से बोल रहा हूं, हर वर्ड इंपॉर्टेंट है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनवर्ड कर्लिंग, ऐसे रिस्पॉन्सिबल, ऐसे कर्ल करने के लिए। अब कैसे, क्यों करते हैं ये? तो अगर मैंने कहा कि ये सेल्स अगर मोटर सेल्स हैं, मान लिया मैंने कि ये मोटर सेल्स हैं, ऐसे ये बड़े हो गए हैं, ये मैंने कहा मोटर सेल्स हैं, तो जब वाटर स्ट्रेस का कंडीशन डेवलप होता है, वाटर स्ट्रेस मतलब क्या? जब पानी की कमी हो जाए या फिर वाटर लॉस ज्यादा हो रहा है पौधे में, तो पानी बचाना पड़ेगा पौधे को ऐसे में। तो अगर ये सेल को देखें तो ये थिन वॉल्ड था, साइज में बड़ा था, एम्प्टी था, इसी कारण से जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन में जब इस पे लाइट पड़ेगा तो बिंग थिन वॉल्ड इनका वाटर लॉस पहले होगा, इनका वाटर लॉस पहले हो गया। यानी सेल जो पहले फूला हुआ था, जिसे आप कहते हैं टर्जिड था, वो सिकुड़ गया, यानी सॉरी, जो पहले टर्जिड था अब कैसा हो गया? फ्लैसिड हो गया, यानी जो पहले स्वोलन था अब श्रिंक हो गया। जरा सोचो, मैंने कहा मोटर सेल्स तो अपर एपिडर्मिस पे लगे हुए हैं, ठीक मिडरिब के ऊपर कई जगहों पे, जैसे मैंने कहा यहां पे मोटर सेल्स हैं, कुछ यहां पे हैं, कुछ यहां पे हैं, कुछ यहां पे हैं, कुछ। अब एक साथ सारे के सारे सेल्स अगर फ्लैसिड हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, तो इससे क्या होगा? पूरा लीफ ही ऐसे बंद हो जाता है अंदर की तरफ। इससे क्या होगा? इससे लीफ का सरफेस एरिया कम हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, एक लीफ ऐसा, एक लीफ ऐसा बंद पड़ा हुआ है, तो सरफेस एरिया किसका कम हुआ? जो सिकुड़ा हुआ है, जो बंद हो गया अंदर की तरफ। एंड दस बाय इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीफ, मोटर और बुलिफॉर्म सेल एंश्योर्स कि सरफेस एरिया कम हो गया, यानी ट्रांसपिरेशन कम हो, यानी जो वाटर स्ट्रेस था उसको रिलीज कर देंगे। ये जो स्ट्रेस था बिकॉज ऑफ वाटर, आपने कहा वाटर स्ट्रेस, उसे रिलीज कर देंगे, यानी पानी का जो लॉस था वो कम हो जाएगा। तो ये था मोटर या फिर बुलिफॉर्म सेल्स, जिसका मिलना फीचर किसका है? मोनोकॉट का। मोनोकॉट में किसका? तो पोएसी के मेंबर्स का एग्जांपल मैंने दे दिया है। ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर इनवर्ड कर्लिंग, ध्यान रखिएगा, इनवर्ड कर्लिंग बोला है मैंने बोला है सेल्स ऑफ अपर एपिडर्मिस लाइंग जस्ट एबव मिडरिब, लोअर में नहीं, सिर्फ अपर में। अगर मान लो लोअर में भी होता तो क्या होता? जब इसका वाटर लॉस होता ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, तो इसका भी लॉस होता, वाटर लॉस होता, क्योंकि दोनों तो एक ही तरह के सेल्स हैं। अब ये झगड़ा करता भैया ऊपर की तरफ मोड़ना, ये झगड़ा करता मुझे नीचे की तरफ मोड़ना है, बेचारा लीफ ऐसे ही रह जाता, कोई फायदा नहीं हुआ इसका। तो इसलिए सिर्फ कहां पे है? ये ऊपर की तरफ है, ताकि सेल्स जब इसके फ्लैसिड हो तो अंदर की तरफ ये मुड़ जाए, लीफ, पानी का जो लॉस था वो कम हो जाए। तो ये था मोटर या फिर बुलिफॉर्म सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन। आई होप आपको क्लियर होगा। अब यहां बात आती है कि स्टोमेटा का स्ट्रक्चर कैसा है। अब स्टोमेटा का स्ट्रक्चर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, हम लोग जब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, वहां हम लोग बात करेंगे डिटेल में अबाउट स्ट्रक्चरल डिटेल ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का क्या स्ट्रक्चर है वो सब हम लोग पढ़ेंगे। कब? हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर पढ़ते टाइम, जब पढ़ेंगे आप ट्रांसपोर्टेशन वगैरह कैसे होता है, तो वहां अपने आप ये चीज आएगा। तो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट डिटेल ऑफ स्टोमेटा इन दैट चैप्टर ओनली, अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, ठीक बात है। तो ये था अबाउट डिटेल ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट लीफ विथ सर्टेन एडिशनल डिटेल्स। यहां अपना खत्म होता है
ये वाला पार्ट। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट पे, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। सृष्टि का क्वेश्चन है, सर विल्टिंग इसी को कहते हैं ना? बिल्कुल इसी को कहते हैं। जब किसी प्लांट में, जब आप अभी ऑब्जर्व कर रहे होंगे, आपका कोई प्लांट अगर बालकनी में रखा हुआ है तो सुबह में बिल्कुल फ्रेश दिखता है, शाम होते तो बिल्कुल मुरझाया हुआ दिखता है। क्यों? तो दैट ड्रूपिंग ऑफ लीफ, मुरझाना मतलब क्या है? जो सुबह में लीफ बिल्कुल टाइट टाइट पड़ा हुआ था, बिल्कुल शाम में मुरझाया हुआ दिख रहा है। तो दैट ड्रूपिंग ऑफ लीफ इज नोन एज विल्टिंग, एंड विल्टिंग इज बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ वाटर, बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ टर्जिडिटी ऑफ प्लांट पार्ट्स। ठीक है ना? तो बिल्कुल सही बोल रही हो सृष्टि, विल्टिंग वही है। विल्टिंग इज ड्रूपिंग ऑफ लीव्स बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो ये था अबाउट एनाटॉमी ऑफ लीफ। मैं वेट कर लेता हूं 2 मिनट, अगर आप कुछ पूछने का है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग शुरू करेंगे लास्ट सेगमेंट, जो कि इनसे कोई कुछ रिलेशन नहीं रखता, वो सेगमेंट अलग ही है, दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। तो जब आप नोट्स बनाएंगे तो वहां जैसे मैंने कहा था डाइकॉट और मोनोकॉट स्टेम का डिफरेंस लिख लीजिएगा। जैसे मैंने कहा था डाइकॉट और मोनोकॉट रूट का डिफरेंस लिख लीजिएगा अलग से, वैसे ही आई एक्सपेक्ट कि आप अलग से डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ का डिफरेंस भी लिख लेंगे। और आपको याद रहे या ना रहे कि मैंने क्या बोला है नोटबुक में लिखने को, मुझे बड़े अच्छे से याद रहता है। और मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आई विल मेक श्योर इन राइट इन द फर्स्ट लेक्चर ओनली कि आप नोट्स बनाए हैं, ये मैं चेक करने वाला हूं। इसलिए नोट्स ढंग से, नोट्स से बनाना है मैंने बोला, इसलिए ऐसा नहीं है, नोट्स ढंग से बनाना चाहिए, आपको ढंग से बनना चाहिए। हर पॉइंट जो मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, दैट शुड बी रिटन इन योर नोटबुक। चलिए, लगता है कोई क्वेश्चन नहीं है आपका, तो आगे बात करते हैं, एंड दैट इज सेकेंडरी ग्रोथ। ये तो अब बात कर रहे होंगे हम लोग अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ। अब जो सेकेंडरी ग्रोथ है, इसके बारे में एक बेसिक इंफॉर्मेशन आपके पास है कि सेकेंडरी ग्रोथ इज इंक्रीज इन गर्थ और इंक्रीज इन डायमीटर और इंक्रीज इन विड्थ ऑफ प्लांट। अब ये जो इंक्रीज इन गर्थ है, ये किसके कारण होता है? तो इसे हमने डिस्कस किया था, मुझे अच्छे से याद है, आपके सेकंड लेक्चर में जब हमने बात किया था अबाउट टाइप्स ऑफ मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन। वहां आया था लैटरल मेरिस्टम, और वहां हमने बात किया था कि लैटरल मेरिस्टम के चलते होता है सेकेंडरी ग्रोथ। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, जिसे मैंने कहा है इंक्रीज इन गर्थ है, इंक्रीज इन डायमीटर है, ये कहां मिलता है? तो ये मिलेगा आपको इन जिम्नोस्पर्म एंड इन डाइकॉट। आप देख पा रहे होंगे कि एंजियोस्पर्म में तो डाइकॉट मोनोकॉट दोनों आते हैं, लेकिन मैंने यहां पे मोनोकॉट नहीं लिखा है। जिम्नोस्पर्म का चाहे रूट हो चाहे स्टेम हो, वहां मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ। डाइकॉट का रूट हो चाहे स्टेम हो, वहां मिलता है सेकेंडरी ग्रोथ। यानी कहां नहीं मिलता है? तो लीफ चाहे किसी का भी हो, उसमें सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता है आपको। या फिर मोनोकॉट स्टेम हो या फिर मोनोकॉट रूट हो, यहां आपको सेकेंडरी ग्रोथ नहीं मिलता है, जबकि यहां आपने कहा सेकेंडरी ग्रोथ मिलता है। यानी जिम्नोस्पर्म का रूट हो चाहे डाइकॉट का रूट हो, जिम्नोस्पर्म का स्टेम हो या फिर डाइकॉट का स्टेम हो, यहां आपको गर्थ बढ़ता हुआ दिखेगा, जबकि मोनोकॉट का स्टेम हो चाहे मोनोकॉट का रूट हो चाहे किसी का भी लीफ हो, वहां आपको गर्थ बढ़ता हुआ नहीं दिखता है। अब ये जो सेकेंडरी ग्रोथ है, ये कैसे होता है, हम लोग उसी की बात करने वाले हैं। पहले हम लोग बात कर रहे होंगे अबाउट सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। हम लोग बात करेंगे पहले इस सेगमेंट को, फिर हम लोग कवर करेंगे ये वाला सेगमेंट। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ, हेडिंग है अपना सेकेंडरी ग्रोथ बाय सेकेंडरी ग्रोथ
इन स्टेम। पहले हम लोग बात कर रहे हैं सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम। अब जो स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ होता है वो दो अलग अलग लैटरल मेरिस्टम्स के चलते होता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेकेंडरी ग्रोथ occurring in stem is because of activity of two different types of मेरिस्टम्स। एक है आपका वैस्कुलर कैम्बियम, जो कि आपने पढ़ा हुआ है, अपने आप में एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, और दूसरा होता है बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। ये दोनों के दोनों क्या हैं? लैटरल मेरिस्टम्स हैं। इन दोनों के चलते सेकेंडरी ग्रोथ होता है कहां पे? स्टेम के अंदर। अब दोनों के एक्टिविटी से गर्थ बढ़ने वाला है, लेकिन जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो पहले बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम बाय द एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। ठीक बात है। अब डायग्राम बना रहा हूं मैं। ये अगर मान लीजिए आपने कहा है कि एपिडर्मिस है, तो हमने पहले बात किया हुआ है, समझा हुआ है कि ये रहा अपना वस्कुलर बंडल, ये रहा वस्कुलर बंडल, जिसमें ये है ब्लू से इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। आप याद करेंगे अगर, तो मैंने कहा था वैस्कुलर कैम्बियम इन स्टेम कंप्राइजेज ऑफ इंटर एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। तो ये रहा पहले से ही इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अंदर की तरफ कौन है? जाइलम। कैसा जाइलम? प्राइमरी जाइलम। बाहर की तरफ कौन है? फ्लोएम। कैसा फ्लोएम? तो प्राइमरी फ्लोएम। ये रहा एक डायग्राम प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे, किसका? डाइकोट स्टेम है मान लिया मैंने। तो जब सेकेंडरी ग्रोथ अभी स्टार्ट नहीं हुआ था, तब कैसा है स्ट्रक्चर, वो आपको यहां पे दिख रहा है। अब जो सेकेंड डायग्राम में बना रहा हूं, वो जब सेकेंडरी ग्रोथ शुरू हो जाएगा तब कैसा होगा उसका डायग्राम है। ये रहा अपना, ये एपिडर्मिस, ये रहा वस्कुलर बंडल, ये रहा, अगर मैंने कहा वस्कुलर बंडल, तो अब ये तो पहले से ही था, और एट द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ सेल्स, पेरेन्काइमेटस सेल्स ऑफ दिस पिथेरेज, याद आ रहा है, अंडरगोज डी डिफरेंशिएशन टू फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यहां ये बन गया इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक बात है। पहले से ये इंट्रा था और अभी बना है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। यानी अब वस्कुलर कैम्बियम रिंग दिख रहा है आपको। दिस वैस्कुलर कैम्बियम रिंग इज हैविंग इंट्रा प्लस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। इसीलिए ध्यान रखने का है कि जो वैस्कुलर कैम्बियम है इन डाइकोट स्टेम इज partly primary and partly secondary in origin। कुछ नया नहीं बोला है मैंने, चूंकि ये रहा वैस्कुलर कैम्बियम, इसका ये वाला कंपोनेंट तो बाद में बना और ये तो पहले से ही था। ये तो सेकेंडरी मेरिस्टम है, ये तो प्राइमरी मेरिस्टम है। इसलिए आपने कहा ना बिल्कुल प्राइमरी है ना बिल्कुल सेकेंडरी है, आपने कहा ये पार्टली प्राइमरी है पार्टली सेकेंडरी इन ऑरिजिन है। तो ये बन के तैयार है क्या? दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। अब डायग्राम बनाऊं उसके पहले कुछ इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूं कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, इसमें दो तरह के सेल्स मिलते हैं। टू टाइप ऑफ सेल्स आर देयर। एक होता है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल
फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल और दूसरा होता है रे इनिशियल सेल। ये जो मैंने एक लाइन से दिखा दिया है रिंग, इसमें दो तरह के सेल्स हैं, एक मैंने कहा फ्यूजिफॉर्म इनिशियल, दूसरा मैंने कहा रे इनिशियल। ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल सेल्स इनका क्या फीचर है, तो पहली बात तो ये कि दिस सेल्स आर मोर इन नंबर। ये सेल्स कैसे हैं, तो दिस सेल्स आर लॉन्ग साइज में, ये लंबे हैं, एलोंगेटेड हैं। ऑन द अदर हैंड जब इसकी बात करते हैं आप तो इनका नंबर कम है और सेल्स कैसे हैं, तो नियरली स्फेरिकल है या फिर आप कह सकते हैं कि ये ओवल शेप के होते हैं। ये जो फ्यूजिफॉर्म इनिशियल है क्या बनाता है, तो ये बनाता है एक्सियल कंपोनेंट, जबकि ये क्या बनाता है, ये बनाता है हॉरिजॉन्टल या फिर रे कंपोनेंट बनाता है। अब ये क्या है, हो सकता है कई लोगों को क्लिक कर भी गया हो सही क्या बता रहे हैं आप। तो आप याद कीजिए जो सेकेंडरी जाइलम था या फिर सेकेंडरी फ्लोएम था, वहां हमने कहा था कि वो दो तरह का होता है, उसमें दो तरह के होते हैं कंपोनेंट्स। जैसे बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल सेकेंडरी जाइलम, तो सेकेंडरी जाइलम इज हैविंग टू डिफरेंट कंपोनेंट्स। एक था एक्सियल या फिर वर्टिकल कंपोनेंट कहा था आपने, दूसरा आपने कहा था रे या फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। जो एक्सियल कंपोनेंट था जाइलम का, सेकेंडरी जाइलम का, उसमें ट्रैकिट्स थे, वेसल्स थे, जाइलम पेरेन्काइमा था और एक्सियल पेरेन्काइमा था। जाइलम फाइबर और एक्सियल पेरेन्काइमा था, जिसे आप जाइलम पेरेन्काइमा भी कह सकते हैं। वैसे ही जो सेकेंड कंपोनेंट था सेकेंडरी जाइलम का, वो था रे या फिर जिसे कहते हैं आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स में क्या रहता था, जिसमें रे पेरेन्काइमा मिलता था आपको। तो पेरेन्काइमा वाज देयर इन हॉरिजॉन्टल एज वेल एज वर्टिकल कंपोनेंट, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में था उसका नाम था रे पेरेन्काइमा। ये सब पुरानी बात है, हमने पढ़ा था जाइलम पढ़ते टाइम। तो मैंने अभी वही ऐड किया है कि वैस्कुलर कैम्बियम में दो तरह के सेल्स हैं, एक मैंने कहा फ्यूजिफॉर्म और दूसरा मैंने कहा है रे इनिशियल सेल्स। दोनों का फीचर क्या है मैंने आपको समझा दिया है। अब ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है, इसका जो एक्टिविटी है, ये दो अलग अलग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम डिपेंड्स ऑन टू डिफरेंट फैक्टर्स। एक है प्लांट का खुद का फिजियोलॉजिकल फैक्टर, प्लांट का खुद का फिजियोलॉजी कैसा है उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा है इन्वायरमेंटल फैक्टर पे। ये यहीं पर नहीं, हर जगह काम करता है, ये हर जगह। जैसे फॉर एग्जांपल आप ही की बात करें, हम लोग अपनी बात कर रहे हैं अपन। मान लो मेरा जीनोटाइप होता कैपिटल टी। जेनेटिक्स थोड़ा सा याद आता होगा आपको। तो इस जीनोटाइप के हिसाब से मेरा हाइट कैसा होना चाहिए था, मुझे टॉल होना चाहिए था, है ना। यानी जो मेरा फिजियोलॉजिकल फैक्टर है वो कह रहा है मुझे टॉल होना चाहिए, वो डिसाइड कर रहा है कि मुझे टॉल होना चाहिए। लेकिन जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है, ढंग से मुझे खाना वाना मिलता ही नहीं, बचपन से नरिशमेंट मिलता ही नहीं, तो मेरा हाइट बढ़ता है क्या, नहीं बढ़ता ना। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि मेरा जीनोटाइप कैसा है, टॉल वाला है, लेकिन अगर मेरे पापा मम्मी खिलाते नहीं मुझे ढंग से तो मैं टॉल नहीं होता। यानी इन्वायरमेंटल फैक्टर और फिजियोलॉजिकल फैक्टर दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि फिनोटाइप क्या होगा किसी ऑर्गेनिज्म का। एग्जैक्टली वैसे यहां भी बात कर रहा हूं मैं कि प्लांट का इंटरनल फिजियोलॉजी कैसा है और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, वो डिसाइड करते हैं एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। यानी एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम डिपेंड्स अपॉन फिजियोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। जो वैस्कुलर कैम्बियम का एक्टिविटी है दैट इज मोर टुवर्ड्स इनर साइड। यानी ये जो वैस्कुलर कैम्बियम दिख रहा है आपको, इसका एक्टिविटी अंदर की तरफ ज्यादा है, बाहर की तरफ कम है। यानी
यानी इसका मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है इसके सेल्स में होगा पेरिक्लाइनल डिवीजन। याद कीजिए, अगर मैंने कहा ये सेल्स हैं वैस्कुलर कैम्बियम के, इसमें मैं कह रहा हूं कैसा डिवीजन होना है, पेरिक्लाइनल, यानी दो सेल्स बने, एक ऐसा और एक ऐसा, यही तो है पेरिक्लाइनल प्लेन में डिवीजन। तो कुछ सेल बने अंदर, कुछ सेल बने बाहर। अब मैं कह रहा हूं कि एक्टिविटी ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम इज मोर टुवर्ड्स इनर साइड देन टुवर्ड्स आउटर साइड। अंदर जो सेल्स बनेंगे वो क्या कहलाएंगे, ये पहले से क्या था, प्राइमरी जाइलम, अब जो बनेगा वो क्या कहलाएगा, सेकेंडरी जाइलम। बाहर क्या बनेगा अब, सेकेंडरी फ्लोएम। ये प्राइमरी फ्लोएम था, प्राइमरी जाइलम था, तो अब जो बनेगा वो क्या होगा, सेकेंडरी जाइलम, और बाहर में सेकेंडरी फ्लोएम। तो मैंने कहा है कि जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि अंदर की तरफ एक्टिविटी ज्यादा है, इसीलिए रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम is 8 to 10 times faster than rate of formation of phloem। बाहर में जब एक फ्लोएम के सेल बन रहा है तो अंदर की तरफ 8 से 10 बन चुके हैं, इतना तेज है अंदर की तरफ डिवीजन। ठीक बात है। अब जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा तो आपने कहा यहां बन रहा है सेकेंडरी जाइलम, यहां भी कट ऑफ कर रहा होगा सेल सेकेंडरी जाइलम, यहां भी, हर जगह से ये सेल्स डिवाइड कर रहे हैं। अब जरा देखिएगा डिवीजन होगा तो नेक्स्ट सिचुएशन कैसा होगा। मान लीजिए मैंने कहा ये है एपिडर्मिस, ये अगर एपिडर्मिस है, ये अगर अपना वैस्कुलर कैम्बियम है, मैंने पूरा ब्लू से दिखा दिया। अब तो चूंकि अब डिवीजन हर जगह से हो रहा है, अंदर में ज्यादा हो रहा है, बाहर में कम हो रहा है, इसी कारण से आप देखेंगे कि ये यहां से यहां तक बना, ये बना है अगर सेकेंडरी जाइलम पूरा यहां से लेकर के यहां तक, अब तो बनेगा रिंग में, क्योंकि वैस्कुलर कैम्बियम खुद कैसा है, दिस इज ब्लू वाला डायग्राम स्ट्रक्चर क्या है, दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम। तो चूंकि पहले इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम ही था तो जहां था उसने बनाया जाइलम फ्लोएम, लेकिन अब तो हर जगह ये कैम्बियम है तो अंदर बना रहा है रिंग के फॉर्म में सेकेंडरी जाइलम को। ये रहा सेकेंडरी जाइलम, और बाहर क्या बनाएगा, सेकेंडरी फ्लोएम, ये रहा सेकेंडरी फ्लोएम। लेकिन ध्यान दे रहे होंगे आप, मैंने सेकेंडरी फ्लोएम को जो कि रेड से मैंने मार्क किया हुआ है उसका थिकनेस मैंने जानबूझ के कम रखा है, होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा था रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम इज 8 to 10 times more than rate of formation of secondary phloem। ऐसा ही है। अब जब ये एक्टिविटी कर रहा था तो जो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम दोनों अलग अलग हो गए ना अब तो, क्योंकि जब यहां पे नए नए सेल्स कट ऑफ हो रहा है अंदर और बाहर, तो जो प्राइमरी फ्लोएम तो दूर जा रहा है। ये मान लीजिए मैंने कहा ये रहा प्राइमरी फ्लोएम और ये रहा यहां पे प्राइमरी जाइलम, ये रहा प्राइमरी जाइलम, ये वाला कंपोनेंट यहां चला गया और ये रहा प्राइमरी फ्लोएम, ये रहा प्राइमरी जाइलम और ये रहा प्राइमरी फ्लोएम, ये रहा प्राइमरी जाइलम और ये रहा प्राइमरी फ्लोएम। अब चूंकि सेकेंडरी जाइलम ज्यादा बन रहा है और उसके सेल्स कैसे हैं, ध्यान से सुनना होगा बेटा, अदरवाइज सब कुछ मिक्सअप हो जाएगा, लेंदी होने वाली ही चीजें। तो मैंने कहा है कि सेकेंडरी जाइलम बन रहा है ज्यादा, सेकेंडरी फ्लोएम बन रहा है कम। अब अंदर में तो जगह था नहीं, अंदर में क्या था, तो पित्त था ना यहाँ पे, तो उसके सेल्स कैसे हैं, पेरेन्काइमेटस, और जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उसके सेल्स कैसे हैं, लिग्निफाइड, यानी मजबूत है। मजबूत है इसी कारण से क्या है, लगातार सेकेंडरी जाइलम पित्त के सेल्स को क्रश कर रहा है, यानी पित्त जो है वो लगातार रिड्यूस हो रहा होगा। स्टेम में जितना प्रोमिनेंट पित्त था पहले वो लगातार कम होना शुरू हो गया है, राइट विद स्टार्टिंग ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ। लेकिन जब ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो आपने कहा इसके सेल्स लिग्निफाइड हैं, आप याद करेंगे तो
सेकेंडरी जाइलम में तो ट्रैकिट्स भी हैं, वेसल्स भी हैं, जाइलम पेरेन्काइमा भी है, और याद कीजिए जाइलम फाइबर इज इन एबंडेंस। प्राइमरी जाइलम में जाइलम फाइबर तो कम रहता है, सेकेंडरी जाइलम में जाइलम फाइबर खूब मिलता है, और सेकेंडरी जाइलम का जाइलम फाइबर आप याद कीजिए तो हाईली लिग्निफाइड था, इतना लिग्निफाइड कि आपने कॉमर्शियली उसे यूटिलाइज भी नहीं कर पाया एज फाइबर, इतना लिग्निन था उसमें, यानी बहुत कड़क है। इसी कारण से सेकेंडरी जाइलम बनने के बाद जो पिथ है उसके सेल्स लगातार क्रश हो रहे हैं, प्राइमरी जाइलम भी सर्वाइव कर जा रहा है, लेकिन जो प्राइमरी फ्लोएम है वो कुछ समय बाद, कुछ महीनों बाद अपने आप क्रश हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर खूब है, जबकि फ्लोएम के सेल्स कैसे हैं? लिविंग सेल्स हैं, लिग्निफाइड तो है नहीं, मजबूत तो है नहीं, तो प्रेशर लगेगा इतना कि प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स अपने आप क्रश हो जाएंगे। यानी जितना समय लगेगा प्राइमरी फ्लोएम के यहां रहने के चांसेस तो नहीं और कम हो जाएंगे। सेल्स विल स्टार्ट टू डाई बिकॉज ऑफ दैट एक्सट्रीम प्रेशर। मैंने कहा जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे ये क्रश हो जाएंगे। सिर्फ प्राइमरी फ्लोएम ही नहीं, सेकेंडरी फ्लोएम भी क्रश होने लगेगा। जो बाहर का सेकेंडरी फ्लोएम है वो भी क्रश होता रहेगा। पहले प्राइमरी फ्लोएम क्रश हुआ, फिर सेकेंडरी फ्लोएम भी धीरे धीरे क्रश होगा। हालांकि नया बन भी रहा होगा, लेकिन सेकेंडरी फ्लोएम क्रश भी लगातार हो रहा होगा, जबकि प्राइमरी जाइलम पहले भी इंटैक्ट था, सेकेंडरी जाइलम पहले भी इंटैक्ट था और ये भी इंटैक्ट है, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के पुराने सेल्स लगातार क्रश होते रहते हैं। इसे कहते हैं आप ऑब्लिटरेशन। क्या कहते हैं? ऑब्लिटरेशन। प्राइमरी फ्लोएम और सेकेंडरी फ्लोएम के सेल्स का क्रश होना बिकॉज ऑफ हाई प्रेशर इज नोन एज ऑब्लिटरेशन। ठीक बात है यहां तक? वेरी गुड। अब आगे की बात यह है कि ये जो वैस्कुलर केमिस्ट्री मैंने दिखाया है आपको ब्लू कलर से मेरे डायग्राम में, जरा इसको फोकस कीजिएगा ना, डायग्राम को जरा फोकस कर दीजिए, जरा इस डायग्राम को फोकस कर दीजिए यहां पे। अब मैं कह रहा था हेडफोन निकाल के ही रखिए ना, कुछ बोलना हो तो मैं सुनाई नहीं पड़ता है। ये डायग्राम पे, तो ये डायग्राम में मैंने कहा कि ये प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, सॉरी मैंने कहा कि ये प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी जाइलम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी जाइलम है, ये प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है, प्राइमरी फ्लोएम है। ये दोनों पहले साथ में थे, ये वाला रहा, ये साथ में थे, ये वाला रहा, लेकिन अब दोनों हो गए हैं अलग अलग। तो मैंने कहा ये प्राइमरी जाइलम है सब के सब, और ये प्राइमरी फ्लोएम है सब के सब। ये ब्लू वाला क्या है? दिस इज वैस्कुलर कैम्बियम ब्लू वाला, जिसने बनाया अंदर की तरफ ब्लैक से क्या दिखाया मैंने? सेकेंडरी जाइलम, बाहर क्या बनाया? सेकेंडरी फ्लोएम। मैंने कहा इंटेंशनली मैंने इसका थिकनेस कम रखा था क्योंकि फ्लोएम कम बनता है, जाइलम ज्यादा बनता है। अब ये जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है ये सीजन के हिसाब से बनता है, यानी अगर मैं कहूं स्प्रिंग के टाइम पे जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा होगा और ऑटम के टाइम पे जो बन रहा होगा उसमें अंतर है। ये जो मैंने कहा सेकेंडरी जाइलम है, अगर ये एक साल में बना हुआ ऐसे है तो मैं कह रहा हूं उस साल जब स्प्रिंग आ रहा होगा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने कहा ये एक साल में बढ़ा हुआ सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम है, तो उस साल जब स्प्रिंग की बात कर रहे होंगे आप, यानी जब समर रहा होगा उस साल में, तो स्प्रिंग का टाइम है, यानी नए नए लीव्स आए रहे होंगे, यानी खूब सारा खाना बन रहा होगा, यानी खूब सारा पानी चाहिए रहा होगा। इसीलिए स्प्रिंग सीजन के टाइम पे जो बनने वाला सेकेंडरी जाइलम है उसमें जाइलम के जो एलिमेंट्स हैं उनका नंबर ज्यादा रहता है, क्योंकि जरूरत ज्यादा है, यानी मोर ट्रैकेट्स, मोर वेसल्स आर फॉर्म ड्यूरिंग स्प्रिंग सीजन।
चूंकि पानी का डिमांड ज्यादा है इसीलिए उनका ल्यूमेन भी कैसा है, वाइड ल्यूमेन है। नंबर ज्यादा था ही, ल्यूमेन कैसा है, वाइड है। साथ में ये अगर मैंने कहा ल्यूमेन ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है डेंसिटी कैसा हो जाएगा, इनका डेंसिटी कम हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं कहता हूं, मान लो मैंने कहा ये यूनिट एरिया है, यहां मैंने बनाया है ये वेसल को। अब अगर ये वेसल का ल्यूमेन ज्यादा है तो इतने एरिया में 6 ही आ पाए। और अगर मैं वेसल को कम कर दूं, सॉरी अगर मैं डायमीटर को कम कर दूं तो ये रहा वेसल, ये रहा वेसल, ये रहा वेसल, ये रहा वेसल, डायमीटर मैंने कम कर दिया इस बार, तो ज्यादा आ गए उतना ही एरिया में वेसल्स। तो डेंसिटी आपने कहा यहां पे कम है क्योंकि यहां ल्यूमेन उनका वाइड है। तो ये मैंने फीचर कहा है स्प्रिंग के टाइम में जो बन रहा सेकेंडरी जाइलम है उसका मैंने कहा नंबर भी ज्यादा है, ल्यूमेन भी वाइड है और उनका डेंसिटी भी कम है। साथ में एक और पॉइंट कि ये दिखते कैसे हैं, लाइट कलर के ये दिख रहे हैं। वहीं ऑटम के टाइम पे जो बन रहा यहां पे जाइलम होगा उसका अगर हम लोग फीचर देखें तो कुछ अलग ही फीचर होगा। क्या फीचर होगा? तो ऑटम है यानी नियरली लीफलेस होगा पौधा, यानी पानी का डिमांड कम होगा, यानी इस टाइम पे जो जाइलम के जो कंपोनेंट्स हैं उनका नंबर कम होगा। चूंकि जरूरत है नहीं पानी का तो ल्यूमेन भी कैसा होगा, इनका नैरो होगा। चूंकि ल्यूमेन नैरो हो गया तो डेंसिटी कैसा हो जाएगा, इनका डेंसिटी हाई हो जाएगा, यानी कम स्पेस में ज्यादा आ पाए। और ये दिखते कैसे हैं, डार्क कलर के दिखते हैं। यानी क्लियर हो रहा है ये कि एक ही साल में जो सेकेंडरी जाइलम बन रहा है उसमें एक लाइट कलर का रिंग बन रहा होगा और एक डार्क कलर का रिंग बन रहा होगा। यानी अगर मैंने कहा ये एक साल में बना हुआ सेकेंडरी जाइलम है, ये एक रिंग, दिस वन रिंग इज ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड इज ऑफ 1 ईयर, तो उसमें मैंने कहा एक लाइट रिंग होगा और एक डार्क रिंग होगा। पहले कौन बना है, लाइट, और फिर कौन सा बना है, डार्क। अगर मैं इसी डायग्राम को चेंज करूंगा नहीं तो बाहर मुझे दिखना चाहिए लाइट कलर का, दिखना चाहिए अंदर की तरफ डार्क कलर का मुझे दिखना चाहिए। जो लाइट वाला होगा, ध्यान रहे, अंदर क्या दिखना चाहिए, लाइट, यहां डार्क। आप में सर कोई ऐसा सोच रहा सर यहां पे डार्क यहां पे लाइट होना चाहिए क्या, तो गड़बड़ है, क्योंकि पहले क्या बना होगा, पहले लाइट बना और फिर डार्क बना। इसे इस टाइम पे बनने वाले सेकेंडरी जाइलम को कहते हैं आप अर्ली वुड। क्या नाम देते हैं बेटा, अर्ली वुड। और इस टाइम पे बनने वाले सेकेंडरी जाइलम को वुड को कहते हैं आप लेट वुड। आप इसे स्प्रिंग वुड कह लीजिए, समर वुड कह लीजिए, अर्ली वुड कह लीजिए, इसे आप ऑटम वुड कह लीजिए, इसे आप विंटर वुड कह लीजिए, इसे आप लेट वुड कह लीजिए। फीचर मैंने तो सामने लिखा ही हुआ है। तो एक रिंग है जो कि लाइट है, एक रिंग है जो कि डार्क है, दोनों बने हैं एक साल में, यानी 1 एनुअल रिंग, एक साल में एक रिंग बना है, एंड दैट इज हैविंग 1 अर्ली वुड प्लस 1 लेट वुड। ऐसा ही है ना, यानी हर साल एक एनुअल रिंग बनेगा और हर एनुअल रिंग में क्या होगा, एक अर्ली वुड होगा, एक लेट वुड होगा। यानी जस्ट बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स यू कैन एस्टिमेट द एज ऑफ अ ट्री। चूंकि आपको पता है कि एक साल में एक एनुअल रिंग बनता है, इसीलिए आप एनुअल रिंग के नंबर को काउंट करके पता कर सकते हैं किसी भी ट्री का एज। यूजुअली आप जो बेस ऑफ अ ट्री है उसी को आप एनालाइज करते हैं, क्योंकि ऊपर जाएंगे आप, ऊपर का तो नया पार्ट है, नया बन रहा पार्ट है, वहां रिंग्स कम होंगे क्योंकि नया बना हुआ है। जितना पुराना पार्ट होगा उतना ही ज्यादा सेकेंडरी हुआ होगा ना उसमें, तो इसीलिए आप किसी बेस ऑफ अ ट्री में एनुअल रिंग्स को काउंट करते हैं, एंड दैट एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इज नोन एज, इंपॉर्टेंट है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी। पूछा हुआ क्वेश्चन है एम्स में, हालांकि अब तो अलग से एग्जाम नहीं है एम्स का, लेकिन जब था तो पूछा गया था
कि क्या कहते हैं इसे। मैंने कहा है एस्टिमेशन ऑफ एज ऑफ अ ट्री बाय काउंटिंग नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी, जिसके लिए आप कहां का पार्ट एस्टिमेट करते हैं, बेस ऑफ अ प्लांट इज एनालाइज्ड। जो स्टेम का बेस है उसको आप एनालाइज करते हैं एनुअल रिंग्स काउंट करने के लिए। ठीक बात है। अब ये स्प्रिंग और ऑटम आया तब आपको लाइट और डार्क दिख रहा है। अगर स्प्रिंग और ऑटम नहीं आता इस तरह से तो सेकेंडरी ग्रोथ तो होता लेकिन लाइट और डार्क अलग अलग कलर वेरिएशन नहीं होता। यानी जितना शार्प चेंज होगा क्लाइमेटिक कंडीशन में, शार्प मतलब स्प्रिंग ऑटम की बात कर रहे थे आप, स्प्रिंग विंटर की बात कर रहे थे आप, जितना कॉन्ट्रास्टिंग सीजनल वेरिएशन होगा उतना ही लाइट और डार्क का इंटेंसिटी भी होगा। कहने का मतलब ये कि ये जो एनुअल रिंग्स हैं ये बन तो रहे हैं लेकिन आप पहचान पाएंगे तब ना जब लाइट और डार्क होगा। अगर रिंग्स बनते हो सब डार्क ही हो तो रिंग दिखेगा क्या आपको अलग से? ये व्हाइट बोर्ड पे ब्लैक क्यों दिखा कि दो अलग अलग कलर से लिखा है, ये व्हाइट पे मैंने ब्लैक लिखा है, व्हाइट पे व्हाइट से लिखूं तो दिखेगा क्या आपको? नहीं दिखेगा। बात समझ आ रही मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये जो आपको रिंग्स दिखते हैं हर साल एक एक, वो दिखते क्यों हैं? क्योंकि लाइट और डार्क उसमें इंटेंसिटी है। अगर वो नहीं होता तो रिंग्स दिखते क्या आपको? नहीं दिखते। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स ग्रोइंग इन टेम्परेट रीजन व्हाइल लिस्ट डिस्टिंक्ट, या फिर कहूं नॉट डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल रीजन। जैसे अपने यहां बात करें तो जो सी शोर का एरिया है, जैसे मुंबई ले लो आप, कोलकाता ले लो आप, चेन्नई ले लो, ध्यान रहे मेट्रो सिटी से मतलब नहीं है। सी शोर का एरिया मैंने कहा है जहां पे मोर और लेस पूरे साल एक जैसा ही रहता है क्लाइमेटिक कंडीशन। बिकॉज ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन विच इज लिस्ट सीजनल, यानी बहुत अंतर नहीं आ रहा पूरे साल में, इसीलिए रिंग्स बनते हैं वहां पे लेकिन एनुअल रिंग्स उतने क्लियरली डिस्टिंक्ट नहीं होंगे। जबकि जो टेम्परेट रीजन है, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए शिमला की बात कर लीजिए, आप मनाली की बात कर लीजिए, आप दार्जिलिंग की बात कर लीजिए, या फिर जो भी आपको पसंद हो हिली एरिया, वहां थ्रू आउट द ईयर क्लाइमेटिक कंडीशन एक जैसा नहीं है। हो सकता है आप कंफ्यूज हो रहे हो कि सर वहां तो ठंडा ही ठंडा रहता है, ठंडा रहता है, लेकिन विंटर का जब देखेंगे टेम्परेचर तो बहुत टेम्परेचर लो हो जाता है। समर का जब देखेंगे टेम्परेचर तो ये जो डिफरेंस है बिटवीन अपर एंड लोअर वो अच्छा खासा डिफरेंस है। जबकि यहां देखेंगे आप तो थ्रू आउट द ईयर लेस एक जैसा ही क्लाइमेटिक कंडीशन है, लेकिन यहां पे सर्दी में खूब सर्दी है और गर्मी का जब देखें टेम्परेचर तो वहां पे अंतर है, डिफरेंस है अच्छा खासा, जबकि यहां पे उतना अंतर नहीं है। इसीलिए मैंने कहा एनुअल रिंग्स आर मोर डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स ग्रोइंग इन टेम्परेट रीजन लाइक शिमला, ऊटी, मनाली, दार्जिलिंग वगैरह वगैरह। वैसे ही मैंने कहा एनुअल रिंग्स आर लेस डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स ग्रोइंग इन ट्रॉपिकल क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई, जहां क्लाइमेटिक कंडीशन मोर और लेस एक जैसा रहता है। तो एनुअल रिंग्स बन रहे होंगे दोनों जगहों पे, लेकिन यहां पे क्लियरली विजिबल नहीं हो रहा है, जबकि यहां पे क्लियरली विजिबल है। कारण क्या है? प्रोमिनेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस, कॉन्ट्रास्टिंग क्लाइमेटिक कंडीशन होने के चलते यहां आपको एनुअल रिंग्स क्लियरली विजिबल होते हैं। तो ये मैंने बोला था अबाउट अर्ली एंड लेट वुड, ये था एनुअल रिंग का कंसेप्ट। अब इसी डायग्राम को हम लोग और आगे बढ़ाएं अगर, तो ये तो एक साल की बात हुई। अगर हम लोग इस डायग्राम को और आगे बढ़ाएं यानी अगले साल देखें या फिर 2-3 साल बाद देखें तो कैसा दिखेगा। ये रहा अपना एपिडर्मिस, मैंने वाइड कर दिया है इसको।
ये ब्लू से था अपना वैस्कुलर कैम्बियम, ये रहा ब्लू से वैस्कुलर कैम्बियम, ये रहा एक सेकेंडरी जाइलम 1 साल का एनुअल रिंग, ये रहा दूसरा वाला, ये रहा तीसरा वाला। ये सब के सब क्या हैं? ये सब के सब सेकेंडरी जाइलम है। ये पहला साल का, सॉरी ये रिसेंटली, इस सबसे रिसेंट रहा होगा। ये और एक ये देखें अपन, तो ये तीनों जो मैंने बनाया है ब्लैक से, वो क्या है? सेकेंडरी जाइलम है। लेकिन ये सबसे पहला साल का बना हुआ होगा, ये दूसरे साल का होगा, और ये तीसरा यानी सबसे रिसेंटली फॉर्म्ड सेकेंडरी जाइलम है। वैसे ही बाहर देखें तो ये रहा थोड़ा मोटा सा सेकेंडरी फ्लोएम, इससे पतला सा होना चाहिए, मैंने बोल दिया है, हो सकता है डायग्राम में ना बने उतना। ये रहा सेकेंडरी फ्लोएम, और ये रहा उससे भी पतला एक और सेकेंडरी फ्लोएम। जरा फिर से एक बार जूम कर दीजिए ना। तो यहां गौर जरा देखिएगा क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जो ये वाला ब्लू वाला स्ट्रक्चर है, ये है वैस्कुलर कैम्बियम, इसने बनाया है अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम। ये 1 साल का, ये दूसरे साल का, ये अभी तीसरे साल का है, यानी बिल्कुल न्यूली फॉर्म सेकेंडरी जाइलम है, और ये ओल्डेस्ट वन है। ये न्यूएस्ट सेकेंडरी फ्लोएम है, ये बाहर में ये ओल्ड सेकेंडरी फ्लोएम है। मैंने प्राइमरी फ्लोएम को गायब कर दिया है इस बार, जबकि प्राइमरी जाइलम को मैं अभी भी दिखा रहा हूं। मैंने पहले ही समझाया था, प्राइमरी जाइलम के सेल्स लिग्निफाइड है तो परसिस्ट कर जाएंगे, लेकिन प्राइमरी फ्लोएम के सेल्स परसिस्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये है ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम, ये है ओल्डेस्ट सेकेंडरी फ्लोएम, ये है न्यूएस्ट सेकेंडरी जाइलम, ये है न्यूएस्ट सेकेंडरी फ्लोएम। अब अगर मैं पूछूं कि अगर ये फ्लोएम उसके बाहर क्या रहा होगा, अगर आप प्राइमरी ग्रोथ देख रहे हैं किसी डाइकोट स्टेम में, तो वास्कुलर बंडल के ठीक बाहर क्या था? पेरिसाइकल था कि नहीं था? था कि नहीं था? यानी अगर मैं कह रहा हूं कि ये ब्लैक से मैंने दिखाया है पेरिसाइकल को, तो जरा समझिएगा पोजीशनिंग सबका, अच्छे समझिएगा। जो ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम है, दैट इज नियर टू पिथ, और दैट इज फारदेस्ट फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम। क्वेश्चन पूछा जाता है लोकेशन के को लेकर के, इसलिए ध्यान रखिएगा। मैंने कहा दिस इज ओल्डेस्ट सेकेंडरी जाइलम एंड इज फारदेस्ट फ्रॉम वैस्कुलर कैम्बियम और नियरेस्ट टू पिथ। Youngest secondary xylem is closest to vascular cambium. Oldest secondary phloem is near to pericycle or farthest from vascular cambium, while youngest secondary phloem is closest to vascular cambium. तो इस तरह से सेकेंडरी होता रहेगा, सेकेंडरी जाइलम बनता जा रहा है हर साल, सेकेंडरी फ्लोएम भी बनता जा रहा है हर साल, और ये गर्थ जो है वो बढ़ता रह रहा है। अब यहां सेकेंडरी जाइलम का थिकनेस ज्यादा है, सेकेंडरी फ्लोएम का थिकनेस कम है, इसको ध्यान रखिएगा। प्राइमरी फ्लोएम और साथ में सेकेंडरी फ्लोएम जो कि सबसे ओल्डेस्ट वाला है, बाहर वाला है, वो लगातार उसके सेल्स क्रश होते रहेंगे, भी ध्यान रखिएगा। जबकि सेकेंडरी जाइलम हो या फिर प्राइमरी जाइलम हो, उसके सेल्स इंटैक्ट रहते हैं, जबकि पिथ जो है वो लगातार रिड्यूस होता रहता है। अब जो वास्कुलर कैम्बियम था, उसमें हमने कहा 2 तरह के सेल्स हैं, फ्यूजिफॉर्म और रे इनिशियल। तो ये जो बना है सेकेंडरी जाइलम या फिर सेकेंडरी फ्लोएम, उसे बनाया किसने है? उसे बनाया है फ्यूजिफॉर्म इनिशियल्स ने।
तो रे इनिशियल्स क्या बनाते हैं? तो जो रे इनिशियल सेल्स हैं वो बनाते हैं कुछ नई चीज, और वो नई चीज क्या है? तो वो बनाते हैं सेकेंडरी मेडुलरी रेज। ये सेकेंडरी मेडुलरी रेज क्या हैं? तो जरा समझिएगा अच्छे से। सेकेंडरी मेडुलरी रेज जो हैं ये रेडियली अरेंज्ड पैरेन्काइमा हैं जो कि बनते हैं बाय रे इनिशियल सेल्स एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियल ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड। इधर पानी भेजना हो या फिर इधर फूड भेजना हो, काम कौन है? ये काम कौन करता है? वो सेकेंडरी मेडुलरी, दिस इज सेकेंडरी मेडुलरी रेज करते हैं। याद कीजिए, जब हमने बनाया था प्राइमरी ग्रोथ के टाइम पे डाइकोट स्टेम का स्ट्रक्चर, तो आपने कहा था पिथ रेज होते हैं या फिर मेडुलरी रेज होते हैं। लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पे क्या बना है? सेकेंडरी मेडुलरी रेज, जो कि रेडियली अरेंज्ड हैं और जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम को ट्रांसवर्स करते हुए बनते हैं। हर वर्ड, हर इंफॉर्मेशन जो मैं फर्निश कर रहा हूं अपने आप में क्वेश्चन है। एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए नोट्स में आप लिखिएगा। तो मैंने कहा है ये बना है सेकेंडरी मेडुलरी रे बाय रे इनिशियल सेल्स ऑफ वैस्कुलर कैम्बियम। यहां तक क्लियर है? अब जब ये सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा है तो अब मैं मिटा रहा हूं, ये डायग्राम सीक्वेंशियल था, पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा डायग्राम था सेकेंडरी ग्रोथ का। अब मैं इनको मिटा रहा हूं। अब जो ये सेकेंडरी जाइलम है, इस सेकेंडरी जाइलम को देखें, ये लास्ट डायग्राम को मैंने छोड़ा हुआ है जहां आपको दिख रहा था ये सेकेंडरी जाइलम है। अब सिर्फ आप अगर सेकेंडरी जाइलम को देखें तो सेकेंडरी जाइलम ऑफ डाइकोट स्टेम कैन बी क्लासिफाइड, कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू टू डिफरेंट पार्ट्स। एक होता है ड्यूरेमेन और एक होता है अल्बर्नम। समझिएगा अच्छे से। अगर मैंने कहा कि ये जो वैस्कुलर कैम्बियम है लगातार नए सेल्स कट ऑफ कर रहा है अंदर भी और बाहर भी, अंदर जगह है नहीं, बाहर में जगह है। अगर रप्चर कर जाएगा एपिडर्मिस तो बाहर तो जगह है फैलने के लिए, लेकिन अंदर में तो सेल्स भरे पड़े थे, अंदर में जगह कहां है? तो मैं आपसे अगर पूछूं कि वैस्कुलर कैम्बियम के सेल्स लगातार डिवाइड कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रेशर इस सेंट्रली लोकेटेड पार्ट में होगा या फिर पेरिफेरल पार्ट में होगा? Vascular cambium is in form of a ring and is dividing periclinally all over this region. तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम प्रेशर बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ सेल डिवीजन विल बी एग्जिबिटेड इन दिस सेंट्रल रीजन और पेरिफेरल रीजन। तो आंसर क्या है? सेंट्रल रीजन में होगा। यहां इस पार्ट में ज्यादा प्रेशर होगा, बाहर में कम होगा। इसीलिए जो सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम है उसमें जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं उनके ल्यूमेन में कई तरह के कंपाउंड्स जैसे एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स, जैसे रेजिन, जैसे टैनिन, ये जमा हो जाता है। यहां जो सेकेंडरी जाइलम है अंदर का, उनके ल्यूमेन में क्योंकि लगातार सेल्स बन रहे हैं, मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, जगह है नहीं तो कहां जाएंगे? जहां जहां खाली जगह मिलेगा वहां घुस जाएंगे। वो जगह कहां खाली मिलेगा इनको? तो ट्रैकिड्स और वेसल्स को देखें तो उनका जो खाली जगह आप कह रहे हैं ल्यूमेन में जाकर के ये भर जाते हैं। मैंने कहा कि जो ड्यूरेमेन है वो कैसा है? दिस सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम इज नोन एज ड्यूरेमेन, या फिर इसका एक और नाम होता है और वो होता है हार्डवुड। ध्यान रखिएगा, हार्डवुड इज डिफरेंट थिंग। एक होता है हार्डवुड और सॉफ्टवुड। वो क्या है? तो हार्डवुड जिस वुड में जाइलम फाइबर मिले, जैसे कि एंजियोस्पर्म में, उसे कह देंगे आप हार्डवुड। जिम्नोस्पर्म का वुड देखें तो वहां पे जाइलम फाइबर नहीं मिलता है।
बहुत इंपॉर्टेंट तगड़ा पॉइंट है ये। जो डाइकॉट का वुड है यानी सेकेंडरी जाइलम है, उसमें जाइलम फाइबर है इसलिए वो कड़क होगा, उसे कहते हैं हार्ड वुड। जो जिम्नोस्पर्म का सेकेंडरी जाइलम है उसमें जाइलम फाइबर नहीं होता है, इसलिए वो कैसा होगा, थोड़ा उतना मजबूत नहीं हुआ, आपने कहा वो सॉफ्ट वुड है। यहां जो हम लोग बात कर रहे हैं वो हार्डवुड और दूसरा सैप वुड है। जो मैंने पहले बोला वो हार्डवुड और सॉफ्ट वुड था, ये हार्डवुड और सैप वुड है। हार्डवुड कैसा, सेंट्रली लोकेटेड सेकेंडरी जाइलम, जबकि ये कैसा, पेरिफेरल सेकेंडरी जाइलम को, यानी ये जो पार्ट है इसे कहते हैं आप सैप वुड। जो सेंट्रली लोकेटेड है उसके ल्यूमेन में मैंने कहा ये सब जमा हो गया है। अब जरा खुद सोचो, यहां मैंने कहा जमा नहीं हुआ है, यानी ये सब अभी भी हॉलो हैं। यहां ट्रैकेट्स, यहां के वेसल्स कैसे भी हॉलो हैं, जबकि यहां डिपोजिशन हो गया है। ओके, मैं तो भूल ही गया था, टाइम हो गया है। चलिए, फ्लो में ध्यान नहीं रहा। तो ये जो हार्टवुड और सैपवुड वाला कंसेप्ट है, इसे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। एंड आई गेस नेक्स्ट बायोम, अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का, तो ये सपना पूरा करेगा बायोम इंस्टीट्यूट। आज ही ज्वाइन करें बायोम, नगरा टोली, शिवपुरी, टिलबर्न कॉलोनी, रांची। जो कि मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो होने वाला है, या फिर जब भी होगा नेक्स्ट लेक्चर, दैट विल बी मोस्ट प्रोबेबली लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। इसमें जो पढ़ाना है मुझे अभी हार्टवुड सैपवुड समझाना है, विच विल हार्डली टेक 10 मिनट्स। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ बाय द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम। यहां पे खत्म हो गया है बाय द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम। अब पढ़ेंगे हम लोग कॉर्क कैम्बियम से कैसे होता है स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ। 10 से 20 मिनट उसमें मान लीजिए आप। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग रूट में सेकेंडरी ग्रोथ, और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। यानी नेक्स्ट लेक्चर में मान के चलिए चैप्टर खत्म हो जाएगा अपना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।